किसी तरह से 200 दिनों के एवरेज को वापस से बचाने की कोशिश में निफ्टी लगा हुआ है। बैंक निफ्टी तो खैर 50,000 के ऊपर ही है। इन सब के बीच अब मार्केट के अंदर आपको ऐसी वॉइसेस भी सुननी चाहिए जब आप बहुत दुखी हों, लेवल्स के हिसाब से आप बहुत परेशान हो रहे हो और मार्केट में ज़्यादातर चीज़ें आपके हाथ में ना होते हुए दूसरों के हाथ में हों, तो उस समय इन मार्केट्स के जो महारथी होते हैं इनको ज़रूर सुनना चाहिए। आपको ना केवल बारीक बात बताएंगे बल्कि आपका काफ़ी ढांढस भी बताएंगे। और इसी कड़ी में आज कोटक एएमसी के हर्षा उपाध्याय हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। हर्षा से बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है, काफ़ी फैक्चुअली बोलते हैं और अच्छे से स्टडी करते हैं, फाइन ट्यून करके रखते हैं मार्केट्स के अपने इंटेलिजेंस को, उनका आज फ़ायदा लेते हैं। हर्षा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। एक क्वेश्चन जो सबके मन में चल रहा है सर, ऑलरेडी हम 200 दिनों की एवरेज पे तो आ गए हैं, निफ्टी की भी आ गए, बैंक निफ्टी की भी सॉर्ट ऑफ आ ही गए हैं, 49,700 एंड समथिंग है। यहाँ से कितना पेन आपको और लगता है सर लेवल्स के हिसाब से? मैं समझ सकता हूँ शायद आप पूरी तरह से लेवल्स नहीं बताएंगे, बट आप हमको थोड़ा भी हिंट कर देंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, हम 3 फेस गिरावट के निकाल चुके हैं, सिर्फ 1 फेस गिरावट का रह गया है, तब भी हम थोड़ा समझ लेंगे। मार्केट्स में आपको फॉल कितना और दिखता है सर? नमस्कार। अगर आप मार्केट को देखते हैं तो लार्ज कैप्स को अगर देखते हैं तो करीब करीब जो शॉर्ट टर्म एक तरफ से सपोर्ट लेवल बोल सकते हैं, फंडामेंटल्स को देख के वहां पे आसपास आजू बाजू में आ चुका है। तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा डाउन साइड रिस्क है वैल्यूएशन को देखते हुए लार्ज कैप सेगमेंट में। लेकिन वही बात अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप की ओर देखते हैं तो शायद वहां पे ये बोलना मुश्किल रहेगा, क्योंकि वहां पे जो अर्निंग्स डिसलरेशन हुआ है पिछले क्वार्टर वो सबसे ज्यादा डिसलरेशन हुआ है, और लार्ज कैप को कंपेयर करते हुए तो बहुत ही ज्यादा हुआ है, और वैल्यूएशन प्रीमियम भी यहाँ पे बहुत ज्यादा था पहले से ही। तो वहां पे अभी भी नहीं लग रहा है कि एक तरफ से सपोर्ट लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। कोई भी शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर प्रिडिक्ट ही करना है तो लगता है कि लार्ज कैप सेगमेंट में शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लेवल्स इमर्ज करके आना चाहिए। हर्षा, गुड मॉर्निंग, ग्रेट टू कनेक्ट विथ यू। करंट वॉलेटिलिटी मार्केट में जो नज़र आ रही है वो इन्फ्लुएंस हुए बोथ ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स से, लेकिन सवाल ये है कि कंसर्न्स जहां पर अर्निंग्स में पिछली 2 तिमाही से नज़र आ रहे हैं, एफआईएस की सेलिंग जहां पर देखने को मिल रही है, कौन सा बड़ा ट्रिगर या कौन सी उम्मीद है जिसका इंतजार हमें करना चाहिए, विच विल बी द नेक्स्ट बिग ट्रिगर? और ताज़ा सीएलएसए ने अपने एशिया पैसिफिक पोर्टफोलियो में भारतीय कंपनियों पर जो अपना भरोसा जताया है, इज इट द सेम rationale which you are also carrying? देखिए, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो कोई ऐसा बड़ा अपसाइड ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सबको पता है कि एक तरफ से थोड़ा बहुत स्लो डाउन दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो रहा दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए उसमें भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो जून क्वार्टर में हुआ था उसी हिसाब से एक तरफ से स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों देखते हुए और ग्लोबल क्यूज को देखते हुए ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एक बड़ा अपसाइड ट्रिगर मार्केट में शॉर्ट टर्म में दिखाई देगा। ये हो सकता है कि जो बहुत ज्यादा सेलिंग हो रहा है एफआईआई सेगमेंट में वो शायद मिडल ऑफ दिसंबर के बाद शायद ही चले, क्योंकि वो एक तरफ से हॉलिडे सीजन में चले जाते हैं तो वहां पे एक्टिविटी लेवल्स कम हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि शायद और 2-3 हफ्ते के लिए थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी देख सकते हैं, बट उसके बाद शायद एक तरफ से स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो मार्केट का डायरेक्शन रहेगा वो तो फिर फंडामेंटल के हिसाब से ही चलेगा, और हमें देखना रहेगा कि थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स कैसे आएंगे और बजट के बारे में क्या उम्मीदें मार्केट्स में डेवलप होंगे, वो सब देखते फिर मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा। लेकिन एक तरफ से जैसे पहले भी मैंने कहा, शॉर्ट टर्म में शायद हम एक सपोर्ट लेवल के आसपास आ गए हैं। ये तो बोलना मुश्किल है कि क्या आज वो सपोर्ट लेवल टच कर लेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जरूर यहाँ कहीं एक तरफ से शॉर्ट टर्म में एक बार मार्केट ब्रीदर लेना चाहिए।
ऑलराइट, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट को एक ब्रीदर लेना चाहिए, ये राय आती हुई। हर्षा नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। हर्षा, अगर देखें तो अर्निंग्स का सपोर्ट इस बार कुछ खास नहीं रहा है, मेजरली डिसअपॉइंटमेंट ही हासिल हुई है और साथ ही खास तौर पे कंजम्पशन बास्केट ने काफ़ी निराश किया है। हर्षा, वी नो कि आप क्लोजली स्टडी करते हैं सभी अर्निंग्स को और साथ ही जिस तरीके से आप उम्मीदों की बात कर रहे हैं Q3 अर्निंग से, तो ऐसे में हर्षा कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन आ गई है, तो इस करेक्शन में कहाँ पर आपको लगता है कि अभी भी मौके हैं जहाँ पर शायद Q3 अर्निंग्स का भी सपोर्ट मिले और फंडामेंटली भी चीज़ें सुधरती हुई नजर आए? कुछ सेक्टर्स जो आप हाईलाइट करेंगे। हाँ सृष्टि, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पहले 2 क्वार्टर में जो अर्निंग स्लो डाउन है उसके चलते हुए काफी सारे क्षेत्रों में एक तरफ से फंडामेंटल सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर करेक्शंस को भी नजर रखते हुए हम देखते हैं कि कहाँ पे शायद यहाँ से अपसाइड बन सकता है मीडियम टर्म में, तो क्लियरली हमें लगता है कि आईटी सर्विसेज, बैंकिंग और शायद टू व्हीलर क्षेत्र में भी आपके वेल्थ क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से टू व्हीलर्स के जो नंबर्स आ रहे हैं वो ठीक ठाक नंबर्स आ रहे हैं और वैल्यूएशन का करेक्शन हो चुका है। बैंकिंग क्षेत्र में अगर देखते हैं तो जरूर वहां पे एसेट क्वालिटी इश्यूज हैं, एमएफआई और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लोन्स, ये दोनों क्षेत्रों में। लेकिन एक तरफ से ये अननोन डेविल्स हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन का अगर कंफर्ट देखना है तो जरूर लार्ज कैप बैंकिंग सेगमेंट में बहुत ज्यादा कंफर्ट है। तो उस हिसाब से जहाँ पे भी थोड़ा बहुत अपटर्न आएगा तो वहां पे आपको एक अपसाइड दिखाई दे सकता है। और तीसरा है कि आईटी सर्विसेज जरूर यहाँ पे यूएस इकोनॉमी पे काफी कुछ डिपेंडेंट है, लेकिन हमें लगता है कि जो ट्रम्प के सरकार बनने वाला है तो वहां पे कॉर्पोरेट टैक्सेशन का जो कट्स की बात हो रही है, अगर वो हो जाते हैं तो एक तरफ से यूएस कंपनीज को स्पेंड करने के लिए ज्यादातर एम्युनिशन मिल जाएगा और वो आईटी स्पेंड के जरिए फिर हमारे आईटी सर्विसेज कंपनीज के बिजनेस पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो ओवरऑल ये 2-3 क्षेत्र हैं जहाँ पे इस वैल्यूएशन करेक्शन के बाद आप एक तरफ से पोजीशन बना सकते हैं। हर्षा, इस बार की जब दिवाली गई तो काफ़ी फीकी दिवाली गई है। ये मेरा नहीं कहना, ये ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल से जो इन्फॉर्मेशन आई उनका कहना है कि इस बार ना तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बिक पाईं, ना ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान बिक पाए। यानी कि सभी ने जब कंपेयर किया तो सभी का ऑलमोस्ट ये कहना है कि कंजम्पशन में थोड़ा सा स्लो डाउन है। वो हायर इन्फ्लेशन बोलो, मार्केट ख़राब बोलो, बहुत पैसा कहीं इक्विटीज़ में उसमें रियल एस्टेट में चला गया, वहाँ बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, ये कंजम्पशन स्लो डाउन आपको आगे भी दिखता है 2-3-4 क्वार्टर्स तक, मतलब 1 साल तक? देखिए, रूरल सेगमेंट में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हम होप कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन में भी बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड रिकवरी शायद ही हो वहां पे। लेकिन थोड़ा बहुत ग्रीन शूट्स शायद नजर में आएंगे और एक बेहतर डिमांड सिचुएशन इमर्ज होना चाहिए। लेकिन जो अर्बन सेगमेंट में जो हो रहा है वो थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ कंजम्पशन सेगमेंट्स में एक तरफ से अब एक तेजी दिखाई दे रही थी डिमांड्स में, और वो एकदम पिछले 3-4 महीने से एक तरफ से स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। और जैसे आपने भी बोला, फेस्टिव सीजन में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया। एक होप हम रख सकते हैं कि शायद एक मैरिज सीजन अभी आने वाली है, तो उसके हिसाब से शायद थोड़ा बहुत बाइंग में शायद एक बार पॉज आया हो और उस सीजन, वेडिंग सीजन में फिर से वो शायद एक बार फिर से रिकवर हो जाए। लेकिन जरूर जो अर्बन सेगमेंट में जो पॉजिटिवनेस था कंजम्पशन का, वो गायब होते नजर आ रहा है। वो थोड़ा सा चिंताजनक है। वॉलेटाइल मार्केट्स में लार्जर फंड हाउसेस लाइक कोटक केएमसी किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाकर चलती है, ये अगर समझ आ जाए तो काफ़ी हद तक रिटेलर्स को एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग में मदद हो जाएगी। द फंड हाउस, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट रैशनल क्या है, वो हम समझना चाहेंगे। और इस वक्त मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एज एन इन्वेस्टिंग थीम या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन विच कैन कुशन वॉलेटिलिटी, इस पर अगर आप रोशनी डालना चाहें।
देखिए, अभी तो क्लियरली कोई यूनिफॉर्म मार्केट मूव सेक्टोरली आना बहुत मुश्किल लग रहा है इस वैल्यूएशन लेवल पे, और जहाँ पे एक तरफ से पैची अर्निंग्स सीजन गया है और एक्सपेक्टेशंस भी वैसा ही है। तो हमें बिल्कुल बॉटम अप एवेल्युएशन करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पे भी वैल्यूएशन कंफर्ट है और जहाँ पे थोड़ा बहुत अर्निंग्स का कंफर्ट है, वहीं पे आपको पोजीशंस बनाने पड़ेंगे। तो सेक्टर्स का तो मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है, आईटी सर्विसेज, बैंकिंग और शायद टू व्हीलर्स, यहाँ पे सब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। अगर आप फंड वाइज बात करते हैं तो लार्ज कैप ओरिएंटेड जो फंड्स हैं वहां पे रिस्क आज के दिन में कम लगता है, क्योंकि जो वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है लार्ज कैप्स में, वहां वहां पे काफी कुछ जो जो एक्सेसेस हुए थे पिछले कुछ महीनों का, क्वार्टर्स का, वो निकल चुका है और वैल्यूएशन कंफर्ट है। और अगर आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का बात करें तो वो जरूर एक अच्छा हाइब्रिड कैटेगरी है, जहाँ पे पूरे के पूरा पैसा इक्विटी में एक बार निवेश नहीं होता है, और जैसे जैसे वैल्यूएशन का कंफर्ट आता है वहां पे फिर इक्विटी का अलोकेशन बढ़ता है। और आज के दिन में करीब 45 से 50% इक्विटी में इन्वेस्ट हुआ इन सभी फंड्स में। तो हमें लगता है कि ये कैटेगरी भी एक कंजर्वेटिव कैटेगरी रहेगा। आपको एक जरूर इक्विटी पार्टिसिपेशन मिलेगा, और उसके साथ गोल्ड और सिल्वर जो अच्छे कर रहे हैं एसेट क्लास के नजर रखते हैं, तो वहां पे भी एक आपको अलोकेशन मिलेगा। तो ओवरऑल एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए डायनामिक एसेट अलोकेशन जरूर अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप प्योर 100% इक्विटी अलोकेशन देख रहे हैं तो शायद लार्ज कैप अलोकेशन बेटर रहेगा। एलोकेशन पर भी एक राय आती हुई हर्षा की तरफ से। पर हर्षा, जिस तरीके से हमने मार्केट्स में करेक्शन देखा, और साथ ही एक बड़ा ट्रिगर ये भी था कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, आपने ये ज़रूर बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स कट अगर होता है तो आईटी को फ़ायदा होगा। पर हर्षा, इस बीच बातें ये भी हो रही हैं कि चाइना पे टैरिफ इंक्रीज ज़रूर हो सकता है। तो ऐसे में हर्षा, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे सेक्टर्स हैं इंडियन मार्केट्स में जहां पर नज़र रखनी चाहिए, जहां पर चाइना में अगर टैरिफ इंक्रीज हुआ तो मौके हैं कि इंडियन कंपनीज और इंडियन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा? क्या आप इस थीम को भी रीड कर रहे हैं? के कमोडिटी सेक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के जो इकोसिस्टम है वहां पे टैरिफ इंक्रीज होने की उम्मीदें हैं। तो अगर वहां पे चाइनीज या चाइनीज एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगता है तो हो सकता है कि कुछ जो वहां का जो ट्रेड है वो दूसरे जगहों पे शिफ्ट हो जाए। और अगर उसी समय हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं ग्लोबल कंपनीज के साथ, और अगर क्वालिटी और लॉजिस्टिक्स में कोई इश्यूज नहीं है, तो हमारे काफी कुछ कंपनीज यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो जरूर केमिकल्स एक ऐसा स्पेस होगा जहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और सेमीकंडक्टर स्पेस में भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही नेसेंट डेवलपमेंट स्टेज पे है, तो इतने सारे लिस्टेड प्ले शायद आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जरूर एक तरफ से बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अभी तक तो पॉलिसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो स्पेकुलेशन ही रहेगा आज के दिन में। वहां पे आपका नजर होना चाहिए जहां पे टैरिफ्स आ सकते हैं या आ रहे हैं, तो जब भी वो डेवलपमेंट आएंगे तो आपके लिए एक तरफ से पोर्टफोलियो बनाने में आसान रहेगी। ठीक है हर्षा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छे से बातचीत हुई, फिर से थोड़ा इंटेलिजेंस हमको मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।